Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics with Sangeeta. This is chapter number 1 of Microeconomics class 11th. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड इकोनॉमिक्स से ही। द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड नेशन मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स एक टाइप की स्टडी है जिसमें हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई करें, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या बेस्ट वेज हो सकते हैं किसी भी लिमिटेड रिसोर्स को अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग तो जान लिया, बट ये आया कहाँ से? तो ये ग्रीक के एक वर्ड इकोनॉमिकॉस से आया है, जिसमें इकोस का मीन होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मीन्स होता है मैनेजमेंट। 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मीन्स हुआ कुछ प्रोड्यूस करना, लाइक एक बिस्किट फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट्स बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। फिर वो बिस्किट्स आगे मार्केट में सेल होते हैं, मार्केट से कंज्यूमर्स के पास आते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये हो गया कंजम्पशन। अब हमने चीज प्रोड्यूस भी कर दी, कंज्यूमर्स ने कंज्यूम भी कर ली, जिसने भी उसे कंज्यूम करा उसने उसके बदले कुछ दिया भी होगा, यानी वो पैसे क्या हो गए? कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने इकोनॉमिक्स वर्ड जान लिया, एक्टिविटीज जान ली, लेकिन हम इसको पढ़ते क्यों हैं? इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन रीजन होता है स्कैरसिटी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये स्कैरसिटी वर्ड है क्या। और इकोनॉमिक्स हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी का बाकी जो एक्सपेक्ट हैं उनके बारे में भी जान सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की जब सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो और डिमांड क्या हो? बहुत ज़्यादा, यानी हाई डिमांड लो सप्लाई। स्कैरसिटी का आउटकम होता है चॉइस, मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई हो रही है और सप्लाई कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ चॉइस बनानी पड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट में एलपीजी गैसेस का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों पर शिफ्ट हुए और गांव के एरिया में लोग चूल्हों पे शिफ्ट हुए। एलपीजी गैसेस का सप्लाई लो होने की वजह से हमने क्या चॉइस बनाई कि या तो हम इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे खाना बना लें या फिर चूल्हे पे खाना बना लें। तो जब भी स्कैरसिटी होती है तो उसका आउटकम क्या होता है? चॉइस। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके, चॉइस करके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजंस होते हैं, जिसमें पहला रीजन है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है और हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है इकोनॉमी हमारी हर एक डिमांड को पूरा कर सके, मतलब हर एक चीज़ प्रोड्यूस हो सके हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। और स्कैरसिटी यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह हो सकता है, चाहे ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या फिर किसी कंट्री के लिए हो। दूसरा रीज़न है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब हमारी जो वांट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती और हम कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें कोई एक चीज़ मिल जाती है तो हम दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, वो चीज़ मिल जाती है फिर हम तीसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। तो हमारी वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमें कुछ मिला, फिर हमें कुछ और चाहिए था, कुछ और चाहिए था, ऐसे ही चलता रहता है। थर्ड रीज़न है ऑल्टरनेटिव यूज़। Resources are not only scarce, but they can also be put to various uses.
It makes choice among resources more important. For example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines, generator, etc. मतलब जो हमारे पास resources हैं वो सिर्फ limited ही नहीं है, उन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, मतलब उनका ऑल्टरनेटिव यूज भी है। तो किसी भी रिसोर्स का कैसे हमें यूज करना है वो बहुत मैटर करता है। जैसे पेट्रोल सिर्फ हम व्हीकल्स में नहीं डालते हैं, उन्हें हम जनरेटर में भी डालते हैं, मशीन्स को चलाने के लिए भी डालते हैं। As a result, economy has to make choice between the alternative uses of the given resources. मतलब इकोनॉमी को एक चॉइस बनानी पड़ती है कि वो जो रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज है, उसका क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम किस टाइप के गुड्स या फिर कैसी सर्विसेज देंगे और कितनी क्वांटिटी में देंगे। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसे हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम टेक्निक सिलेक्ट करते हैं। लेबर इंटेंसिव होगा कि कैपिटल इंटेंसिव होगा, या प्रोडक्शन करने के लिए हम कैसी कैसे टेक्निक्स को यूज करेंगे। थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसमें हमने जो भी प्रोड्यूस किया, गुड्स प्रोड्यूस करी या जो भी हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो हर एक इंडिविजुअल तक पहुंच सके, ये हम देखते हैं किसमें, फॉर whom टू प्रोड्यूस में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड होता है। इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डाटा बेस्ड होते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा ओपिनियन बेस्ड होता है, इसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे क्या ओपिनियन है उसकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं आखिर क्या क्या डिफरेंसेस है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है या उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए या उन्हें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पस। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है बिल्कुल रियल स्टेटमेंट्स पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बट नॉर्मेटिव किस पे करती है, आइडियल्स पे यानी सिद्धांतों पे। वेरिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो एक्चुअल डाटा के थ्रू वेरीफाई की जाती है, बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो एक्चुअल डेटा के बेसिस पे वेरीफाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बेसिस है वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। हमारे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट्स नहीं होते, क्योंकि हमारे ओपिनियंस नहीं होते उसमें क्या होता है, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या होता है, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम अपने ओपिनियंस के बेसिस पे जज करते हैं। एग्जाम्पल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडियन इकोनॉमी में प्राइजेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, ये एक फैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। ये भी एक फैक्ट है कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है वो क्या है, इनइक्वालिटीज, यानी इक्वल नहीं है, सबको सेम इनकम नहीं मिलती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ नॉर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देखें तो पहला एग्जाम्पल है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। तो ये एक सजेशन है कि इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, मतलब इनकम में जो इनइक्वालिटीज हैं
किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की कम है। ये इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड का मीन्स होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एम होता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना या फिर उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एम होता है एक इकोनॉमी के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। तो अब हम आगे इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी की एक यूनिट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल होता है डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस या फिर उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है एक इकोनॉमी की इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। एजम्पशंस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो रहेंगे कांस्टेंट, जैसे नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एक्सेट्रा। मैक्रो वेरिएबल ये अज्यूम करता है कि जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे किसी भी फर्म या फिर किसी भी हाउस होल्ड में डिसीजन मेकिंग, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, यानी किसी एक पर्सन की इनकम भी हो सकती है, किसी एक फर्म की इनकम भी हो सकती है, या किसी एक पर्सन का आउटपुट किसी एक फर्म की आउटपुट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, यानी इधर हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी वीडियो में आपको सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहें और इस PDF लिंक के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।